עצמם גם, והוציא אותנו. हमास ने एक बार फिर 2 बंधकों का वीडियो जारी किया है। 2 मिनट के वीडियो में 2 इजरायली बंधक नजर आ रहे हैं। दोनों ये बताते हैं कि कैसे इजरायली बमबारी में वो बाल बाल बचे और हमास के लड़ाकों ने ही उनकी जान बचाई। हमास ने शुक्रवार को ही कहा था कि इजराइल ने जिस तरीके की आक्रामकता दिखाई है, उनके ही बंधकों की जान वो जोखिम में डाल रहे हैं और इस बीच उन्होंने ये वीडियो जारी किया। वीडियो में दोनों बंधक कहते हैं, לרגע שיצאתי לנשום קצת אוויר, לראות קצת שמיים וקצת הכוכבים. हम थोड़ी देर के लिए ताजी हवा में सांस लेने के लिए बाहर निकले थे। हमने आसमान में चांद और तारे देखे, लेकिन इजरायली सेना ने हम पर बम बरसा दिए। बम उस बिल्डिंग में गिरा जहां हमें रखा गया था। भगवान का शुक्र है कि हम बच गए। हमें बस हल्की चोटें आई हैं। हमास लड़ाकों का बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपनी जिंदगी खतरे में डाली ताकि हमें बचा सके। मैं इजराइल के लोगों से अपील करता हूं कि एक साथ आइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इस सरकार पर दबाव बनाइए कि हम घर वापस आ सकें। हमास ने शनिवार को जो वीडियो जारी किया, उन दोनों बंधकों की पहचान बार कुपस्टाइन और मैक्सिम हार्किन के रूप में हुई है। दोनों का 7 अक्टूबर 2023 को ही अपहरण हुआ था और उसके बाद उन्हें गाजा लाया गया था। हार्किन के परिजनों ने एक धुंधली सी वीडियो से आ रही आवाज से ही उसकी पहचान कर ली थी, लेकिन अब सामने आए वीडियो से ये साफ हो गया है कि ये दोनों बार कुपस्टाइन और मैक्सिम हार्किन ही हैं। दोनों ही वीडियो में घायल नजर आ रहे हैं। दोनों इजराइल के लोगों से अपनी सरकार पर दबाव बनाने की अपील करते हुए नजर आ रहे थे। बताते चलें, पिछले महीने की 18 तारीख को इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बार फिर हमला बोल दिया था। इसके साथ ही 2 महीने तक चले सीज फायर को इजरायली फोर्स ने ही खत्म कर दिया। इजराइल ने साफ कहा था कि ऑपरेशन तभी रुकेंगे जब सारे बंधकों को छोड़ दिया जाएगा। इस बीच हमास के सैन्य शाखा अल कसाम का प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक बयान जारी कर सीधी धमकी दी थी। अबू उबैदा ने कहा था, दुश्मन के आधे से ज्यादा बंदी ऐसे इलाकों में हैं जहां हाल के दिनों में कब्जा करने वाली सेना ने लोगों को निकालने की मांग की थी। हमने इन बंदियों को इन इलाकों से न हटाने का फैसला किया है, उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन उपायों से उनकी जान को बहुत ज्यादा जोखिम है। अगर दुश्मन को इन बंदियों की जान की चिंता है तो उसे तुरंत उनकी रिहाई के लिए बातचीत करनी चाहिए। बंदियों की जान की पूरी जिम्मेदारी नेतान्याहू सरकार की है। अगर उसे उनकी चिंता होती तो वो जनवरी में हुए समझौते का पालन करती और शायद उनमें से ज्यादातर आज अपने घरों पर होते। अब भी हमास के कब्जे में 59 बंधक। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1200 के करीब इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। 251 लोगों को हमास बंधक बनाकर अपने साथ गाजा पट्टी ले गया था। हमास का दावा है कि अब भी 59 बंधक उसके कब्जे में हैं। बंधकों की रिहाई को लेकर सीज फायर का ऐलान हुआ था। इसके तहत पहले चरण में हमास ने 33 बंधकों को छोड़ा था। इसके बदले में इजराइल ने भी 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया था। पहला चरण 1 मार्च को पूरा हो गया था, लेकिन दूसरे चरण पर बात आगे बढ़ी ही नहीं। हमास ने अपनी नई डिमांड रख दी, जिसे इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया। हमास चाहता था कि जब तक पूरी इजरायली सेना गाजा से वापस जानी शुरू ना कर दे, तब तक एक भी बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। इस पर इजराइल बौखला गया और सीज फायर तोड़ते हुए हमास पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। China, first row. China, 67%. That's tariff. अमेरिका में बड़े पैमाने पर छटनी और दुनिया भर में टैरिफ लगाने के बाद शेयर बाजार धड़ाम होने के बाद अमेरिका से लेकर यूरोप तक डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का विरोध शुरू हो गया है। शनिवार को वाशिंगटन डीसी में हजारों प्रदर्शनकारी जमा हुए थे। प्रदर्शन के आयोजकों ने कहा कि नेशनल मॉल के करीब 20,000 लोग इकट्ठा हो गए थे। कनाडा और मैक्सिको के अलावा अमेरिका के करीब 50 प्रांतों में विरोध प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शन करने वालों के हाथ में फिलिस्तीन और यूक्रेन के भी झंडे थे। डोनाल्ड ट्रंप के सामने ना झुकने के लिए लोग यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भी शाबाशी देते हुए नजर आए। अमेरिका के अलावा यूरोप के कई देशों में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दरअसल 57 देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका के लोगों के लिए भी दिक्कत पैदा हो गई है। टैरिफ की वजह से अमेरिका की जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ दुनिया भर के बाजार पर इसका असर देखा जा रहा है, जिससे मंदी की आशंका गहराती जा रही है। वहीं एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के ही बयान बहुत ही संवेदनहीन नजर आते हैं। ऐसे में लोगों का गुस्सा दोनों के खिलाफ ही फूट पड़ा है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट पर रहने वाले अमेरिकी नागरिकों ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ रैली निकाली। वहीं बर्लिन में भी टेस्ला के शोरूम के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे।
फ्रैंकफर्ट में प्रदर्शनकारी डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क दोनों की इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लोकतंत्र वापस लाने के नारे लगाए जा रहे थे। बर्लिन में प्रदर्शनकारियों के हाथों में कार्डबोर्ड थे, उन पर लिखा था, शट अप एलन मस्क, हमने तुम्हें वोट नहीं दिया। एक कुत्ते को ड्रेस पहनाया गया था जिस पर लिखा था, हम डॉज के खिलाफ हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी करीब 200 अमेरिकी इकट्ठा हुए। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों का विरोध किया। इसके अलावा लंदन और लिस्बन में भी सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क की जोड़ी का विरोध किया। लंदन में 500 के करीब लोग इकट्ठा हुए थे। उनके हाथों में पोस्टर थे, इन पर लिखा था, स्वाभिमानी अमेरिकी शर्मिंदा है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत 57 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं। इसके बाद मार्केट में खलबली मची हुई है। वहीं अब ऑटोमोबाइल के आयात पर भी 25% का टैरिफ लागू होने वाला है। इससे पहले ही कई कंपनियां अमेरिका को निर्यात ही बंद करने का फैसला कर रही हैं। टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली इकाई जैगुआर लैंड रोवर ने शुल्क संरचना में बदलाव को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन में स्थित अपने विनिर्माण संयंत्रों से अमेरिका को वाहन का निर्यात रोक दिया है। बता दें, ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने के बाद से ही कई देशों से इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। अब जिस तरीके से अमेरिका में ही इसका विरोध शुरू हो गया है, माना जा रहा है इसको लेकर ट्रंप प्रशासन भारी दबाव में है। क्या ईरान तकनीकी तौर पर मजबूत हो रहा है? क्या अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने नया हथियार खोज निकाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान के नजदीक होर्मुज जल डमरू मध्य इलाके में अचानक ऐसी घटना हुई जो दुनिया के लिए हैरान कर देने वाली है। दरअसल समंदर में चल रहे जहाजों के जीपीएस सिस्टम ने अचानक काम करना बंद कर दिया और उनका नेविगेशन खो गया। कहा जा रहा है कि ये ईरान ने किया है, लेकिन होर्मुज में नेविगेशन लॉस्ट होना महज एक संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है। दरअसल 4 अप्रैल को एक अमेरिकी C-17 लड़ाकू विमान ने कथित तौर पर ईरान के एयर स्पेस में एक उड़ान भरी। ये उड़ान क्यों भरी गई, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका का ये कदम ईरान को उकसाने वाला साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी फाइटर जेट जिसका नंबर RCH-856 था, उसने अल उबैद बेस से उड़ान भरी, फिर अचानक खाड़ी में अनियमित रूप से चक्कर उसने लगाया और फिर बेस पर वापस लौट गया। लेकिन रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अमेरिकी विमान को फारस की खाड़ी में जीपीएस ट्रैकर में परेशानी का सामना करना पड़ा, यानी विमान का नेविगेशन लॉस्ट हुआ। बिल्कुल ऐसी ही एक घटना ब्रिटेन के समुद्री व्यापार संचालन ने भी महसूस की। उन्होंने 4 अप्रैल को होर्मुज जलडमरू मध्य के पास जीपीएस हस्तक्षेप की सूचना दी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी ने जीपीएस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ या उसे जैम करने की कोशिश की। होर्मुज जलडमरू मध्य जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में से एक है, वहां जीपीएस जैम होना कोई छोटी बात नहीं है। आरोप लग रहे हैं कि यह काम ईरान ने किया है। परमाणु मसले पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत एक निर्णायक मुकाम पर न पहुंच पाने के कारण दोनों देशों के बीच तनाव तेज हो गया है। अमेरिका ने धमकी भी दी थी कि अगर ईरान बातचीत के लिए नहीं मानता तो उन्हें एक बड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस धमकी के बाद भी ईरान को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने ट्रंप के धमकी भरे पत्र में लिखे गए प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जीपीएस जैमिंग इसी मामले से जुड़ी हुई है, क्योंकि जहां अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी में है तो उससे बचने के लिए ईरान भी तैयारियां कर रहा है। अगर जीपीएस जैमिंग ईरान ने ही की है तो यह अमेरिका के लिए चिंता की बात है। वो इसलिए क्योंकि जीपीएस सिस्टम किसी भी लड़ाकू विमान के लिए उसकी आंखों की तरह होता है, जो विमान को रास्ता दिखाता है, जो उसे लक्ष्य तक पहुंचाने और यहां तक कि वहां से सही सलामत अपने बेस तक लाने में मददगार साबित होता है। इतना ही नहीं, इसकी मदद से बेस पर मौजूद रक्षा अधिकारी फाइटर जेट को ट्रैक करते हैं और लोकेशन को लाइव देखते हैं। अब अगर किसी जंगी हालातों में यही जीपीएस सिस्टम हैक हो जाए या जैम हो जाए तो इससे उन्हें गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि ईरान अब अपने एयर स्पेस क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखने के बाद जीपीएस जैम कर रहा है और इसके बाद अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। हालांकि ये फिलहाल अभी आरोप है, देखना यह होगा कि इस पर अमेरिका क्या कदम उठाता है।